गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुधा सिंह आज क्लास 7th को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। आज हम लोग बसंत भाग 2 के लेसन 5 मिठाई वाला का अध्ययन करेंगे, जिस कहानी के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो पाठ पढ़ने के पहले हम लोग लेखक की जीवनी के विषय में कुछ जान लेते हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी का जन्म कानपुर के मंगलपुर ग्राम में 11 अक्टूबर 1899 को हुआ था। भगवती प्रसाद वाजपेयी ने नियमित पढ़ाई मिडिल तक ही की थी। उन्होंने कई नौकरियां की, परंतु लेखन के कार्य में ही ज़्यादा संलग्न रहे और वे संपादक बन गए। आप हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रहे और फिल्मों के लिए भी लेखन का कार्य किया। भगवती प्रसाद वाजपेयी के मुख्य उपन्यास प्रेम पथ, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, त्यागमयी, दो बहनें, मनुष्य और देवता आदि हैं। इन्होंने कुल 33 उपन्यास लिखे थे। वाजपेयी जी की प्रमुख कहानी संग्रह भी है, जो है मधुपर्क, हिलोरे, खाली बोतल, उपहार, दीपमालिका और बाती और लौ। इनका एक बहुत प्रसिद्ध चर्चित नाटक भी था, राय पिथौरा और छलना। वाजपेयी जी का एक कविता संग्रह भी है, आंसू की बूंद। वाजपेयी जी ने बालोपयोगी साहित्य भी खूब लिखा और उर्मी और आरती जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। ये 1922-23 में माधुरी पत्रिका के भी संपादन विभाग में थे। 8 मई 1973 को आपका निधन दतिया में हो गया था। ये रहा लेखक का जीवन परिचय। अब हम लोग पाठ को पढ़ते हैं, मिठाई वाला। जैसे कि पाठ के शीर्षक से लगता है कि ये कोई मिठाई वाले की कहानी होगी, परंतु ऐसा नहीं है। यह कहानी जो है वह एक फेरी वाले की है, जो कुछ दिनों पे बदल के सामान को बेचता है, बच्चों के बीच में ला कर के बेचता है। मिठाई वाला कभी बांसुरी बेचता है, तो कभी मिठाई बेचता है और तो कभी खिलौने बेचता है। आइए हम पाठ को पढ़ करके जानते हैं पाठ में क्या है। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों से को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इछलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला ऐसी मधुर आवाज़ में गाता हुआ फेरी वाला गलियों में घूमता है और उसकी इस मादक मधुर आवाज़ को, मादक मतलब नशीली आवाज़, इस ढंग से गाता है कि उसकी सुनने वाले लोग अस्थिर होते हैं। उसके प्रेम से भीगे हुए कंठ से फूटा हुआ यह
गान सुनकर जो घर हैं उसमें हलचल मच जाती है। छोटे छोटे बच्चों को युवतियां गोद में लेकर के छज्जों से पर्दे के पीछे से झांकने लगती हैं। गलियों और उनके अंतर्व्यापी गली और उनके अंतर्व्यापी मतलब उनके आसपास छोटे छोटे उद्यानों में खेलते हुए बच्चे भी इचलाते हुए भी आ करके उस खिलौने वाले को घेर लेते हैं और वह वहीं पे अपनी पेटी खोल करके खिलौने देने लगता है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठे। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, पूछते, अपनी तोतली आवाज़ में पूछते, इसका दाम क्या है? ओल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर भी बच्चे उछलते कूदते लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। खिलौने वाले को देख करके बच्चे खुश हो जाते। वे अपने घरों से पैसे ला करके खिलौने वाले से मोल भाव करते और अपनी तोतली आवाज़ में उससे बातें करते और खिलौने लेकर के अपनी इच्छा अनुसार जो खिलौने उनके पसंद आते थे वे उसको लेकर के खुशी से उछलने कूदने लगते थे। खिलौने वाला फिर बच्चों को खिलौने दे करके उसी मादक स्वर में गाते हुए बहलाने वाला खिलौने वाला कहता हुआ आगे बढ़ जाता है। उसकी आवाज़, उसका यह मादक गान गली के मकानों में सागर की हिलोर, जैसे सागर की हिलोरें उठती हैं और फिर पीछे तक चली जाती हैं, उसी तरह से उस खिलौने वाले की आवाज़ गली के एक छोर से दूसरी छोर तक लहराते हुए पहुंच जाती थी और खिलौने वाला इसी तरह गाता हुआ आगे बढ़ जाता है। अब आगे पैराग्राफ में राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे तो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा छुंदल है। मुन्नू बोला, और देखो मेला घोला छुंदल है। दोनों अपनी तोतली आवाज़ में अपने खिलौने का वर्णन कर रहे थे। दोनों अपने हाथ में हाथी घोड़े लेकर घर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? रोहिणी जो उन बच्चों की माँ थी, उन बच्चों को उछलते कूदते खेलते देखती रही और अंत में बच्चों को बुलाकर पूछा, चुन्नू मुन्नू, तुमने ये खिलौने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? वह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इसका तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। रोहिणी सोचने लगी कि वह खिलौने वाला इन बच्चों को इतने सस्ते में क्यों खिलौने दे गया है, लेकिन दे गया है ये तो निश्चित ही है। यही बात सोचते सोचते वह अपने काम में लग गई और फिर उस बात पे सोचने की उसे कोई आवश्यकता ही नहीं लगी। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा?
मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक, बीकानेरी संगीन साफा बांधता है। वही तो यही नहीं नहीं वही तो नहीं 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 जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? 6 महीने के बाद नगर में, शहर में ये चर्चा होने लगी कि एक मुरली वाला आया है और वह बड़ी ही मधुर धुन में गा गा करके मुरली बेचता है। वह मुरली बजाने में एकदम मास्टर है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली को 2-2 पैसे में देता है। लोग कहते हैं कि इतने में सस्ते दे रहा है, इसमें तो उसकी मेहनत के भी पैसे नहीं आते होंगे। तो एक व्यक्ति ने कहा कि मुरली वाला कैसा है देखने में लगता? तो लोगों ने कहा वह अधिक उम्र का नहीं है, यही 30-35 साल का होगा और बीकानेरी साफा बांधता है। लोग कहते हैं वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। अब वह गाकर कहता कि बच्चों को बहलाने वाला और मुरलिया वाला, क्योंकि वह अब बांसुरी मुरली बेच रहा था और अपने उसी नशीले मीठे स्वर में ही गाता और मुरली को बेचता। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए न आए। वो भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी पजामा ढीली होकर लटक गई। इस तरह दौड़ते हाँफते। इस पैराग्राफ में लेखक ने यही बताया है कि मुरली वाले की आवाज़ सुन करके एक दिन रोहिणी को उस खिलौने वाले का स्मरण हो आया और जो खिलौने वाला गा गा करके इसी तरह खिलौने बेचता था। तो रोहिणी ने उठ करके अपने पति विजय बाबू से कहा कि जरा उस मुरली वाले को बुलाइए तो मैं चुन्नू मुन्नू के लिए 2 मुरली ले लूं, लगता है वे पार्क में खेलने चले गए हैं। विजय बाबू उस समय समाचार पत्र पढ़ रहे थे और दरवाजे पर आकर बोले, मुरली वाले इधर आओ। और पूछा कि किस तरह देते हो। और मुरली वाले के इस नशीली मादक मधुर आवाज़ को सुन करके कितने लोगों की गली में टोपी गिर गई, कितने लोगों के जूते पार्क में ही छूट गए और कितने लोगों के पजामे ढीले होकर के लटक गए और बच्चे दौड़ते हाँफते हुए बच्चे झुंड में आ पहुँचे और एक स्वर में सारे बच्चे बोल उठे, हम भी लेंगे मुरली और हम भी लेंगे मुरली, अपनी तोतली आवाज़ में। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं
लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। मुरली वाला हर्ष गदगद हो गया, मतलब प्रसन्नता से भर गया, और बोला कि मैं सभी लोगों को मुरलियाँ देकर ही जाऊंगा। मेरे पास आज बहुत ढेर सारी मुरलियाँ हैं। फिर वह आगे बढ़ कर के विजय बाबू से बोला, हाँ बाबूजी, आपने कुछ पूछा था, कितने में दी है? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2 पैसे में ही दूंगा। मुरली वाला कहता है कि लोगों को तो मैंने 3-3 पैसे में दिया है, लेकिन आपको मैं 2 पैसे में ही मुरली दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव में है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसों में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। विजय बाबू ने उसकी बातों को सुन करके मन ही मन हंसे और कहने लगे, देते तो तुम सबको उसी भाव में होगे, और कम करने का एहसान तुम मेरे ऊपर लाद रहे हो। तुम भी फेरी वाले लोग झूठ बोलने की आदत होती है, और देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, एक एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। देते तो तुम सबको 2 पैसे में ही होगे, लेकिन मेरे के ऊपर उसका एहसान कि मैं कम करके दे रहा हूँ, उसका बोझ तुम मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो ठो निकाल दो। मुरली वाला अप्रतिम हो उठा, अप्रतिम मतलब उदास हो गया और मनस्क हो गया, उदास हो गया और बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है? लेकिन ग्राहकों को विश्वास नहीं होता है कि दुकानदार उन्हें कितना भी हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेच दे, ग्राहक समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट ही रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? आप लोग क्यों मेरे ऊपर विश्वास करेंगे? वैसे बाबूजी, इसका असली दाम 2 ही पैसा है। मैंने 1000 बनवाई थी, तो इसीलिए यह हमें इस भाव में पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा ठीक है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 ठो, यहाँ पे 2 के साथ ठो शब्द का प्रयोग हुआ है। ठो शब्द व्यवहारिक शब्द है, अक्सर बोलचाल की भाषा में लोग इसका प्रयोग संख्या के साथ लगाकर कर लेते हैं। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल दे देता। विजय बाबू 2 मुरलियाँ लेकर के घर के अंदर चले गए। उसके बाद मुरली वाला बहुत देर तक वहीं बच्चों की पसंद से, उनके रंग के अनुसार उनको बच्चे जो मुरली पसंद करते उनको उस रंग की मुरली दे रहा था। और यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यहीं ले लो बाबू। राजा बाबू, तुमको लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी न चाहिए
तो वहाँ पे मुरली वाला, इस पैराग्राफ का मतलब यही है, यहाँ पे मुरली वाला बच्चों के झुंड में खड़ा होकर के उनकी बातों को सुनता, उनकी पसंद की मुरलियाँ उनको देता और फिर बोलता भी, राजा बाबू तुम्हारे लायक यह है, भैया तुम्हारे लायक यह तुम्हारे लिए है। इस तरह कहता हुआ राजा भैया तुम्हारे लिए नारंगी रंग की अच्छी वही लो, ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से यह निकाल रखी थी, तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना, अब सब ले चुके। तुम्हारी माँ के साथ पैसे नहीं हैं, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं, सॉरी। अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ जाता है। यहाँ पे मुरली वाला बच्चों को उनकी पसंद से मुरलियाँ देता है। फिर वह बोलता है, जिन बच्चों को पैसे नहीं मिले उनको ये भी कहता, जाओ माँ से धोती पकड़ के उनसे लिपट करके हाथ जोड़ के पैसे मांग लो, माँ पैसा दे देगी। जिन बच्चों ने ज़्यादा पैसे दिए उनको हिसाब से पैसे वापस कर दिया और जिन बच्चों के पास एकदम पैसा नहीं था उनको भी मुरली वाले ने मुरली दे दी और आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं देखा। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी से सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है। इसका बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर, उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहासिक्त बातें याद आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। इस पैराग्राफ में लेखक ने बताया है कि रोहिणी मुरली वाले की बातें, जो बच्चों से वह कर रहा था, सब बातें वो सुन रही थी और उसने अनुभव भी किया कि यह फेरी वाला कितना बच्चों से प्यार करता है और उन्हें सस्ते में खिलौने दे जाता है। यह कोई भला आदमी, अच्छा आदमी ही पड़ता है, लेकिन समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। रोहिणी कहती है, समय की बात है कि पेट जो न कराए वो थोड़ा। पेट के लिए व्यक्ति कुछ भी काम करने को तैयार हो जाता है। इस तरह मुरली वाले का क्षीण स्वर फिर उसे गली में सुनाई पड़ा, बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी कि कितना मीठा स्वर है, और रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति प्यार की बातें याद आती रहीं और वह महीने आए गए। धीरे धीरे उस मुरली वाले की स्मृति मतलब याद क्षीण मतलब धूमिल पड़ गई और फिर धीरे धीरे उस मुरली वाले की याद जो है रोहिणी के दिमाग में धूमिल हो गई। अब आगे 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई।
उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उसकी वृद्धा माँ दादी थीं। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो, जरा हट कर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। इन सब घटनाओं के 8 महीने के बाद ठंडक के दिन में रोहिणी एक दिन स्नान करके छत पे अपने अजानुलंबित केश राशि, अजानुलंबित केश मतलब होता है घुटनों तक लंबे बाल, राशि मतलब होता है समूह, घुटनों तक लंबे बालों का समूह, उनको वह छत पे सुखा रही थी। तभी उसे गली में बहलाने वाला मिठाई वाले की आवाज़ सुनाई दी और यह आवाज़ रोहिणी को परिचित लगी और रोहिणी नीचे तुरंत आ करके, उसके पति घर पे नहीं थे, उनकी वृद्धा दादी से बोली कि चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा माँ उसको कमरे में ठहराओ, मैं उधर कैसा। पहले स्त्रियाँ जल्दी किसी के सामने नहीं जाती थी, वे पर्दे की आड़ से या चिक्के से बातें करती थीं। तो दादी बुजुर्ग थी, इसलिए उनसे कहा कि आप जाकर के उस मिठाई वाले को बुला लीजिए, मैं उधर कैसे जाऊं, जरा हट कर, और मैं भी चिक की ओर से बैठी रहूंगी। और मैं चिक होता है बांस की पतली पतली डंडियों से बना हुआ पर्दा जो दरवाजे पे लगता है, उसको चिक बोलते हैं। चिक के आड़ से रोहिणी खड़ी झांकती रही। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। दादी ने मिठाई वाले को बुलाया और मिठाई वाला निकट आकर के दादी माँ से बोला कि दादी माँ से अपनी मिठाइयों की गुण बताते हुए कहने लगा कि यह मिठाइयाँ खट्टी हैं, मीठी हैं, स्वादिष्ट हैं और मुंह में देर तक टिकती हैं, जल्दी घुलती नहीं हैं, बच्चे इसे बड़े चाव से चूसते हैं। आदि गुणों को बताते हुए कहा कि खांसी, इस मिठाई से खांसी भी दूर होती है। कितनी दूं? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ, मतलब 1 पैसे में 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। दादी ने कहा, 16 तो बहुत कम दे रहे हो, 25 तो देना ही चाहिए। लेकिन मिठाई वाले ने कहा कि मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, तुम्हें क्या, खैर अधिक न दे सकूँगा। इतना ही कह के वह चुप हो जाता है। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे पड़ रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं है। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो तुम इस शहर में और भी कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ की निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ी ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़? मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा
और मिठाइयाँ देने के लिए गिनने लगा। तो दादी ने कहा, चलो ठीक है, ज़्यादा मोह भाव करने की ज़रूरत ही क्या है, नहीं 25 दोगे 20 ही दो। कहते हुए दादी ने अपने मुख पे मुस्कुराहट फेरी। रोहिणी ने दादी से कहा कि दादी इससे पूछो कि इस शहर में कभी आए थे या पहली बार आए हो, यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। तो रोहिणी ने दादी से कहा कि दादी आप उनसे पूछिए कि ये फेरी वाले पहली बार आए हैं कि इससे पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं, क्योंकि ये यहाँ के रहने वाले तो लगते नहीं हैं। दादी ने इस कथन को दोहराना ही चाहा था कि मिठाई वाले ने स्वयं ही उत्तर दे दिया कि मैं यहाँ पहले कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चित के आड़ से ही बोली कि मिठाई बेचते थे कि कोई और चीज़ बेचने के लिए आए थे। मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले भी खिलौने लेकर आया था। तब मिठाई वाला हर्ष, खुशी से, संशय, थोड़ा उसके मन में डर भी था और आश्चर्य के भाव में डूबकर बोला कि इससे पहले मैं मुरली बेचने आया था और उसके पहले मैं खिलौने बेचने आया था। तो रोहिणी का अनुमान सही निकला और उसने और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर और स्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? रोहिणी का अनुमान सही निकला और उसने सोचा कि अब मैं इससे कुछ और बातें पूछने के लिए उतावली होती। वह बोली कि इस व्यवसाय को करने से तुम्हें मिलता ही क्या होगा? तो वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है और यही मैं चाहता भी हूँ। तो मिठाई वाला बोलता है, हाँ खाने भर का मिल जाता है लेकिन कभी नहीं भी मिलता है, लेकिन इस काम से मुझे असीम सुख, संतोष और धैर्य मिलता है। सो कैसे वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तो और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। रोहिणी बोलती है, जब इतना कुछ बता ही दिया है तो और भी अपने बारे में बता दो, यह जानने के लिए रोहिणी उत्सुक हुई। वो बोली, तुम्हारा समय नहीं बर्बाद होगा, तुम्हारा हर्जा नहीं होगा, मैं तुम्हारी और मिठाइयाँ खरीद लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला। अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकलते, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना कहीं जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है, इस तरह उसी को पा जाता हूँ। मिठाई वाले ने अत्यंत गंभीर
हो करके अपने बारे में बताया कि वह भी नगर का प्रतिष्ठित आदमी था। उसका अच्छा खासा मकान था, व्यवसाय था, गाड़ी घोड़े नौकर चाकर सारी सुख सुविधा की चीज़ें उसके पास थीं। उसकी एक सुंदर सी पत्नी थी, उसके 2 सुंदर सुंदर बच्चे थे। लेकिन भगवान की गजब लीला, समय की गति, विधाता की लीला, समय की चाल और भगवान की इच्छा से अब मतलब वे नहीं रहे और उन्हीं के यादों को ताज़ा करने के लिए मैं ये खिलौने मिठाइयाँ बेच करके बच्चों के बीच में आ करके वह बच्चों को, अपने बच्चों की छवि को उन बच्चों में खोजता हूँ और मुझे असीम संतोष प्राप्त होते हैं। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन इन बच्चों की निश्चल हंसी नहीं है मेरे पास। वही निश्चल हंसी को पाने के लिए मैं आता हूँ सामान बेचने के लिए बच्चों के बीच में। रोहिणी ने उस मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागजी की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल सुर, मैं बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अपनी दुख भरी व्यथा को मिठाई वाला सुना ही रहा था। उसके आँखों में सुनाते सुनाते उसकी आँखों में आंसू आ गए और उसी समय चुन्नू मुन्नू भी रोहिणी से लिपटकर आंचल को पकड़कर कहा, अम्मा मुझे मिठाई चाहिए। मिठाई वाले ने 2 पुड़ियाँ निकाल करके चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से उसको पैसे देने चाहे तो उसने मना कर दिया, कहा कि अभी इस बार नहीं, अगली बार मैं पैसे लूँगा। और उसी तरह से आगे चला गया, उसी अपनी नशीली मीठे मधुर स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला कहते हुए। धन्यवाद। अब आगे के वीडियो में हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे।